भाई बच्चों क्या हाल चाल है? Is anyone there? Are you guys in the class? जस्ट लॉग इन करके आप लोग सो गए? I can see 11 participants, but no one is listening. बेटा आपको आवाज आ रही है किसी को? जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके बेटा, 44 आप फीडबैक देते रहिएगा, वैसे अपना माइक ऑफ रखिए। आपको स्क्रीन के ऊपर पीपीटी नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके, लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिगार्डिंग परफॉर्मेंस मेजर्स। किसी प्रोसेस के परफॉर्मेंस मेजर्स हम डिफाइन करते हैं, जिससे उस प्रोसेस का हमें पता चलता है ये ठीक जा रहा है या ठीक नहीं जा रहा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एज यू आर स्टूडेंट्स, तो आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। आप एक सेमेस्टर में एक प्रोसेस से गुजरते हो, आपको पढ़ाया जाता है, फिर उसको एवेल्युएट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को कितना सक्सेसफुली हमने कंडक्ट किया है, आपके ग्रेड्स उसको शो करते हैं। इसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंडस्ट्री में, किसी प्रोसेस की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए डिफरेंट मेजर्स हम बनाते हैं, सो दैट हम अंदाज़ा कर सकें कि हमारा प्रोसेस अप टू द मार्क चल रहा है या नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डेफिशिएंसीज हैं, हमारे ट्रेंड्स जो हैं वो नेगेटिव जा रहे हैं, तो उनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। एक तरीका होता है, जैसे पहले एक क्वांटिफाई नहीं किया जाता था किसी भी परफॉर्मेंस को, उसके आउटपुट को, बल्कि गट फीलिंग से कि ये अच्छा है या नहीं अच्छा, पिछले साल ऐसे था अब ऐसे है, अंदाजे से किया जाता था। वो ऑथेंटिक वे नहीं है। ऑथेंटिक वे ये है कि आप उसको क्वांटिफाई करें, फैक्ट्स को सामने रखें, कंपैरिजंस करें, फिर देखें आपका प्रोसेस ठीक है या नहीं। फॉर एग्जांपल, आप स्पिनिंग स्टूडेंट्स हैं, सपोज एक प्रोडक्शन यूनिट है, उसका आउटपुट एक दिन का है 200 बैग्स, फिर सेम मटेरियल सेम काउंट्स चल रहे हो तो आपका आउटपुट आ जाए 198 बैग्स। ये एक परफॉर्मेंस मेजर है कि आपकी प्रोडक्शन की अमाउंट कितनी जा रही है। आपको पता चल रहा है फैक्ट्स से कि आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। इसी तरह से क्वालिटी टेस्टिंग आप करते हो, क्वालिटी टेस्टिंग में आपके पास जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें काउंट की वेरिएशन सीधी उसमें आती है, इम्परफेक्शंस आती हैं, थिक प्लेसेस, थिन प्लेसेस, नेप्स उसके अंदर आप देखते हो, स्ट्रेंथ आप चेक करते हो, कुछ का टीपीआई आप चेक करते हो। तो ये चीज़ें परफॉर्मेंस मेजर्स हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करने के लिए ये वाले परफॉर्मेंस मेजर्स सेट किए जाते हैं। और ना सिर्फ ये कि जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट है उसके परफॉर्मेंस मेजर्स आप सेट करते हो, बल्कि इंटरनली जो आप
कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक डिपार्टमेंट अपने से पिछले डिपार्टमेंट का कस्टमर होता है, तो जब पिछला डिपार्टमेंट अपनी प्रोडक्ट नेक्स्ट डिपार्टमेंट को सप्लाई करेगा तो वो कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करेगा, अपने परफॉर्मेंस मेजर्स को चेक करेगा। तो वो इसलिए चेक किए जाते हैं सो दैट हम उससे एनालाइज कर सकें हमारे प्रोसेस की परफॉर्मेंस कहाँ तक जा रही है, कैसी जा रही है, हम उसको इम्प्रूव करना हमें चाहिए या ठीक चल रहा है, या ये है कि हम बेहतर जा रहे हैं। सो performance measure is one concept in total quality management, and there is a phrase that managing by fact rather than by gut feelings. फैक्ट्स जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि आपके पास जो रिपोर्ट्स आती हैं, आप जो चीज़ें मेजर करते हो, वो फैक्ट्स हैं। आपके पास क्वांटिफाइड फिगर्स हैं जिनको आप कंपेयर करके अपनी परफॉर्मेंस के अच्छे या बुरा होने का एस्टिमेट करते हैं। Managing an organization without performance measures is like captain of ship navigating without instruments. कैप्टन है, शिप चला रहा है, अब उसने नेविगेट करना है, उसने डायरेक्शंस लेनी है, किस तरफ को शिप को मोड़ना है। उसके पास अगर इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है, कंपस ही नहीं है उसके पास, उसको पता ही नहीं डायरेक्शंस किस तरफ नॉर्थ है, किस तरफ साउथ है और दूसरी डायरेक्शंस, जब उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो वो अपनी डायरेक्शंस को सेट नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर परफॉर्मेंस मेजर्स ना बनाए जाएं तो वो इसी तरह से है वो ऑर्गेनाइजेशन जैसे इस तरह का विदाउट नेविगेशन एक शिप, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, उसको पता नहीं, अंदाजा नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस कहाँ पे जा रही है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स, थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि परफॉर्मेंस मेजर्स क्यों बनाए जाते हैं। हम इनको एक एक करके अभी स्टडी करते हैं कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं परफॉर्मेंस मेजर्स बनाने के। एस्टेब्लिश बेसलाइन मेजर्स एंड रिवील ट्रेंड्स। बेसलाइन मेजर्स हमने सेट करने हैं, हमने देखना है कि हमारा एक प्रोसेस जो चल रहा है उसके पैरामीटर्स की बेसलाइन क्या है, बेंचमार्क उसका क्या है, कहाँ तक हमने उसको अचीव करना है। या नॉर्मली एक प्रोडक्शन चलती है या एक प्रोसेस चलता है तो उसके आउटकम क्या आते हैं। एक कार्ड चल रहा है तो उसका जो उसकी प्रोडक्शन नॉर्मल स्पीड्स के ऊपर नॉर्मल कंडीशंस में कितनी आती है, उसकी यू परसेंटेज स्लाइवर की कितनी आती है। तो परफॉर्मेंस मेजर सेट करने का पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम एक बेसलाइन सेट करते हैं जिसके साथ बाद में कंपैरिजन किया जाए। डिटरमिन विच प्रोसेस नीड टू बी इम्प्रूव्ड। जब हमारी बेसलाइन सेट होगी, हमें पता चल गया नॉर्मल कंडीशंस में ये वाला प्रोसेस ये आउटकम देता है, उसका आउटपुट इतना आता है, तो फिर हम देख सकते हैं अगर उससे कम आ रहा है तो उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती। इंडिकेट प्रोसेस गेन्स एंड लॉसेस। जब बेसलाइन हमारे पास सेट है, हमारे परफॉर्मेंस मेजर्स की एक लिमिट डिफाइन कर दी है, एक बेंचमार्क हमने सेट कर दिया है कि यहाँ तक ही प्रोसेस ठीक होता है, उससे कम हमारे पास फिगर्स आएंगे तो ठीक नहीं है। तो उससे हमें पता चलेगा हमारे प्रोसेस में क्या गेन हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है। कंपेयर गोल्स विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल सेट किए होते हैं, हम कहते हैं कि पर डे हमने इतने बैग्स प्रोड्यूस करने हैं, दिस वन ऑफ द गोल्स, या ये वाली क्वालिटी स्टैंडर्ड हमने अचीव करने हैं, या ये वाला कस्टमर, ये मार्केट हमने कैप्चर करना है। तो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है, क्या वो चीज़ें हमने अचीव कर ली हैं या नहीं कर ली। तो गोल के साथ कंपैरिजन तब होगा जब हमने वो वाले परफॉर्मेंस मेजर्स पहले से डिफाइन किए हों। 2022 में ये इतने कस्टमर हमारे होने चाहिए, 2022 में इतनी प्रोडक्शन लेवल पे हम चले जाएं, या ये वाला नई क्वालिटी हम बनाना शुरू कर दें। तो ये आपके गोल्स हैं। गोल्स कैसे आप मेजर करोगे कि आप पहुंच गए हो या नहीं, तो आप अपने परफॉर्मेंस मेजर्स को उसके साथ कंपेयर करोगे, अगर उसके साथ मैच करते हैं तो यू हैव रीच्ड योर गोल्स। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल एंड टीम एवेल्युएशन। इसके अलावा अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स को भी एवेल्युएट किया जाता है, साल बाद उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, वो भी थ्रू परफॉर्मेंस मेजर्स हम मेजर कर रहे होते हैं। साल के बाद जब एवेल्युएशन होनी है तो इस चीज़ को देखा जाता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन किसी एम्प्लॉय की क्या थी, उसके कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमने सेट किए हुए होते हैं, फिर देखा जाता है उसने किस हद तक वो अचीव किया, उससे उसकी अप्रेजल की जाती है, उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है।
प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू मेक बिजनेस डिसीजन, उसकी बेस पे फिर बिजनेस डिसीजन भी किए जाते हैं कि आपके परफॉर्मेंस मेजर्स बेहतर जा रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतर जा रही है, आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसकी बेस पे आप बिजनेस डिसीजन करते हो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है या आपकी नहीं जा रही तो कौन से बिजनेस को आपने स्टॉप करना है, कौन सी प्रोडक्शन लाइन रोकनी है और सो ऑन। डिटरमिन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी ज़ाहिर होती है। आपने कितनी मार्केट कैप्चर की है, कितने नए न्यू कस्टमर आप लेके आए हैं, तो वो सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है। टिपिकल मेजरमेंट्स, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के मेजर्स किस तरह के हो सकते हैं, चंद एक यहाँ पे एनालिस्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो उसके परफॉर्मेंस मेजर्स किस तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने प्रोडक्शन के एक दो आपको बताया, इसी तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में न्यू प्रोडक्ट टाइम टू मार्केट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम ही यह है कि वो नई प्रोडक्ट्स बनाए, नई मार्केट सर्च करे, नए कस्टमर बनाए, इनोवेशंस लेके आए। तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे हम मेजर करते हैं, वन ऑफ द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कि वो नई प्रोडक्ट को मार्केट में लाने में कितना टाइम लेते हैं, तो इसका परफॉर्मेंस मेजर है। जितना कम टाइम R&D लेगी उतनी ही उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा समझा जाएगा। R&D स्पेंडिंग टू सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी सेल्स लेके आती है, नई प्रोडक्ट बना के नई मार्केट कैप्चर करके अपनी रिसर्च एक्टिविटीज के थ्रू कितनी उसने सेल्स इंक्रीज की हैं, उसके वर्सेस उसने एक्सपेंसेस क्या किए। तो ये एक रेशो है कि R&D की स्पेंडिंग की सेल्स के साथ जो रेशो है वो कितनी है। जितनी स्पेंडिंग कम है, सेल्स ज़्यादा है, उतनी ही R&D की परफॉर्मेंस अच्छी। कॉस्ट एस्टिमेटिंग एरर्स, ये एक और परफॉर्मेंस मेजर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। जब एक नई प्रोडक्ट बनाई जाती है उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की जाती है, उस कॉस्टिंग में कुछ वेरिएशंस आती हैं जब हम प्रोडक्शन में लेके जाते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितना ग्रूम्ड डिपार्टमेंट होगा, जितना उसने ज़्यादा वर्क किया होगा, जितनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही होगी, उतने ही फाइनल जो प्रोडक्शन में प्रोडक्ट की कॉस्ट आनी है उसमें एरर कम से कम आएंगे। तो जो पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने डेवलपमेंट के दौरान जो कॉस्टिंग की होगी वो उससे ऑलमोस्ट मैच करेगी। तो जितना परफॉर्म उसका कॉस्टिंग का एरर कम होगा उतनी ही R&D की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। सिमिलरली इफ वी डिस्कस अबाउट मार्केटिंग और सेल्स, तो उनकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जा सकती है, कौन कौन से उनके परफॉर्मेंस मेजर्स बनाए जा सकते हैं। वन ऑफ देम इज सेल कॉस्ट टू रेवेन्यू। जितना ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी का रेवेन्यू है, सेल्स ने या मार्केटिंग ने उसकी प्रोडक्ट सेल करने के लिए कितनी कॉस्ट लगाई, जितनी रेवेन्यू अर्न करने के वर्सेस कॉस्ट कम लगेगी उतना ही मार्केटिंग की परफॉर्मेंस अच्छी। एंड न्यू प्रोडक्ट सेल टू टोटल सेल, अब मार्केटिंग और सेल्स का ही काम होता है R&D के साथ मिलकर, जो नई प्रोडक्ट्स हैं वो उन्होंने ही सेल करनी होती है। जो नई प्रोडक्ट्स जो सेल की जाती हैं उसका मतलब है नई मार्केट्स कैप्चर की जा रही है, नए कस्टमर बनाए जा रहे हैं, नई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आई जा रही है। तो वन ऑफ द परफॉर्मेंस मेजर्स ऑफ द सेल्स और मार्केटिंग के वो टोटल सेल्स के वर्सेस नई प्रोडक्ट्स की कितनी सेल करते हैं, तो ये एक परफॉर्मेंस मेजर है। उस मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट को अच्छा समझा जाता है जो नई प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सेल करते हैं ताकि वो ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड कर सकें। न्यू कस्टमर्स, डेफिनेटली मार्केटिंग का काम है नई कस्टमर को अटेंड करना, मार्केट को एक्सपेंड करना। ये वन ऑफ द परफॉर्मेंस मेजर्स कि एक साल में मार्केटिंग ने कितने नए कस्टमर्स बनाए। सिमिलरली फॉर सप्लायर्स, उनके लिए परफॉर्मेंस मेजर्स क्या हो सकते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी, सप्लायर जब आपको प्रोडक्ट चाहिए जितनी चाहिए उतनी डिलीवर कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी समझी जाती है। सर्विस रेटिंग, एक सप्लायर कितनी अच्छी सर्विस देता है, आपने जब उससे प्रोडक्ट मंगवाई तब आपको मिल गई, ऑन टाइम डिलीवरी वन ऑफ द सर्विस रेटिंग्स। आपने उससे क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स मांगी, उसने फॉरन सप्लाई कर दी। आपने उससे कोई प्रोडक्शन का डाटा मांगा, उन्होंने फॉरन सप्लाई कर दी। ये उसकी सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज के हिसाब से हर कस्टमर सप्लायर की रेटिंग होती है, वो रेटिंग कितनी अच्छी है, ये वन ऑफ द परफॉर्मेंस मेजर्स। क्वालिटी परफॉर्मेंस मेजर एक परफॉर्मेंस मेजर है किसी भी सप्लायर का कि उसकी क्वालिटी कैसी जा रही है।
आप कॉटन एक जिनर से परचेज करते हो तो उसकी वो कितनी क्वालिटेटिव कॉटन आपको जो आपको रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक प्रोवाइड करता है, या आप सप्लायर हैं तो वीविंग को आप कितना कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोवाइड करते हो, ये आपका एक परफॉर्मेंस मेजर है। एवरेज लीड टाइम इज टाइम फ्रॉम परचेज टू डिलीवरी। आपने जो ऑर्डर के लिए टाइम दिया है, वो टाइम जिस पे आपने ऑर्डर किया है तब तक जब तक आपके पास कंसाइनमेंट रिसीव हो जाती है, वो टाइम आपका लीड टाइम कहलाता है। तो एवरेज लीड टाइम कितना है, किसी भी सप्लायर का लीड टाइम अगर कम है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी समझी जाएगी। तो ये परफॉर्मेंस मेजर्स हैं, इनको इनकी एक बेसलाइन सेट की जाती है कि इतना लीड टाइम हो, इतने टाइम पे वो डिलीवर कर रहा हो, या मार्केटिंग इतनी सेल्स टू न्यू सेल्स टू टोटल सेल्स उसकी इतनी रेशियो है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बेसलाइन सेट करके फिर आगे उससे परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से प्रोडक्शन के कुछ मेजर्स हैं, जस्ट एज प्रोसेस कैपेबिलिटी, हम क्या कुछ बना सकते हैं प्रोडक्शन में, क्या बनाने की कैपेबिलिटी है। रीवर्क और रिजेक्शन, प्रोडक्शन में कितनी प्रोडक्ट्स को रीवर्क किया जाता है, बाहर जितनी ज़्यादा को किया जाता है उतनी बैड परफॉर्मेंस समझी जाती है, जितनी कम रीवर्किंग है उतनी ही उसकी परफॉर्मेंस अच्छी समझी जाती है। रिजेक्शन, जितनी आपकी रिजेक्शन ज़्यादा है आपकी परफॉर्मेंस प्रोडक्शन की अच्छी नहीं है। मशीन डाउन टाइम क्या चीज़ है, जब मशीन रोकी जाती है। मशीन को क्यों रोका जाता है, कोई मशीन में ब्रेकडाउन आ गया, मेंटेनेंस आ गई, पावर फेलियर आ गया, कोई भी इस तरह की चीज़ है, या आप नई एक उसके ऊपर प्रोडक्ट चलाना चाहते हैं, विंग फ्रेम के ऊपर नया काउंट चलाना चाहते हैं, नया मटेरियल आपने ब्लो रूम में चलाना है, तो उसके लिए आपको मशीनें रोकनी पड़ेंगी, आप उसकी क्री लगाने के लिए, इनपुट लगाने के लिए, और उसकी मशीन की सेटिंग्स करने के लिए। तो वो कितनी देर के लिए मशीन रुकती है, जब इस तरह का काम आता है कि मेंटेनेंस करनी है या नई क्वालिटी लगानी है, तो जितना कम टाइम आप उन एक्टिविटीज के लिए लेते हो उतना उसका डाउन टाइम कम होता है। दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्शन परफॉर्मेंस मेजर्स, कि जितना कम टाइम लेंगे उतनी ही प्रोडक्शन टीम ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है। DHU, डिफेक्ट्स पर 100 यूनिट्स, सपोज आप 100 बैग्स बनाते हो तो उसमें से कितनी कौन से हैं वो डिफेक्टिव निकलती हैं, या आप पीसीज में अगर हम बात करें तो अगर निटिंग की बात करें तो निटिंग में पीसीज बन के निकलते हैं, तो कितने पीसीज डिफेक्टिव थे 100 में से, तो डिफेक्ट्स पर 100 यूनिट। तो डिफरेंट प्रोडक्शन फ्लोर्स के ऊपर डिफरेंट मेजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आती है, कम कॉस्ट है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ज़्यादा कॉस्ट ले रहे हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही। एक्चुअल परफॉर्मेंस टू गोल्स, आप जो एक्चुअली प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर परफॉर्मेंस ले रहे हैं वो गोल्स तक पहुंचने के लिए आपको कितना असिस्ट कर रही है। सिमिलरली फॉर ह्यूमन रिसोर्स, लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट है उनकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जा सकता है। वन ऑफ देम इज एक्सीडेंट्स, जितना ह्यूमन रिसोर्स के एक्सीडेंट्स कम है उतनी परफॉर्मेंस अच्छी है। एब्सेंटिज्म, जितने लोग कम एब्सेंट हैं उतनी ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। टर्नओवर एम्प्लॉइज का छोड़ के जाना और वापस आना, जितनी ये ज़्यादा है उतनी परफॉर्मेंस बैड है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, सर्वेस किए जाते हैं एम्प्लॉइज से, वो कितने सेटिस्फाइड हैं, वो जितना अच्छा है उसका रिजल्ट उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, ये वाला एक परफॉर्मेंस में ये है। नंबर ऑफ सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, कि ह्यूमन रिसोर्स ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में से कितनी सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट कलेक्ट की, उतनी ही उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और नंबर ऑफ सजेशंस इम्प्लीमेंटेड, जब सजेशंस दी गई हैं उनमें से कितनी सजेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया। ट्रेनिंग आवर्स, ह्यूमन रिसोर्स ने लोगों की ट्रेनिंग कितनी करवाई, कितने घंटे तक ट्रेनिंग करवाई है, ज़्यादा ट्रेनिंग्स करवाई हैं तो उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा समझा जाएगा। इसी तरह से ट्रेनिंग कॉस्ट, कम से कम ट्रेनिंग कॉस्ट अगर बियर किए तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। एक स्टैंडर्ड की अच्छी परफॉर्मेंस ट्रेनिंग करवा के लेस कॉस्ट के ऊपर ह्यूमन रिसोर्स अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाता है। सिमिलरली कस्टमर के कुछ परफॉर्मेंस मेजर्स किस तरह के हो सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, सर्विस के थ्रू कस्टमर को सेटिस्फेक्शन उसकी चेक की जाती है। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कस्टमर की तरफ से कितनी आई हैं, ज़्यादा कंप्लेंट्स से परफॉर्मेंस हम अच्छी नहीं समझते उस कस्टमर के लिए। टाइम टू रिजॉल्व कंप्लेंट्स, जितना कम टाइम है कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए उतनी परफॉर्मेंस अच्छी है। नंबर ऑफ ऑन टाइम डिलीवरीज, जितनी ज़्यादा डिलीवरीज ऑन टाइम गई हैं उतनी ही परफॉर्मेंस अच्छी समझी जाती है। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में रेवेन्यू पर एम्प्लॉई के
एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय के वर्सेस रेवेन्यू कितना, जितना ज़्यादा रेवेन्यू है उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। एक्सपेंस टू रेवेन्यू, जब आप रेवेन्यू अर्न करने जाते हो आप उसके ऊपर एक्सपेंस करते हो, तो उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए अगर आपका एक्सपेंस कम है तो परफॉर्मेंस अच्छी है। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की कॉस्ट क्या चीज़ है, हमने एक इस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब आप क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं बनाते, वो प्रोडक्ट जो कि कस्टमर के स्टैंडर्ड्स पे पूरी नहीं आती, वो रिजेक्ट हो जाती है। उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, एक तो आपने प्रोडक्शन कॉस्ट उसके ऊपर लगाई, मटेरियल कॉस्ट लगाई, फिर कस्टमर की डिससेटिस्फेक्शन हुई, उसको ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हुई, लॉस कस्टमर हुआ, तो ये सारी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है। तो जितनी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कम है उतनी ही परफॉर्मेंस बेहतर है। परचेज ऑर्डर एरर्स, जो परचेज ऑर्डर की एडमिनिस्ट्रेशन करती है रिसीव, उसमें एरर्स कितने हैं। अगर एरर कम से कम है तो आपको जो कंसाइनमेंट मिलती है वो अच्छी मिलती है, आपकी प्रोडक्शन जो है वो अच्छे तरीके से चलती है। तो वो वाले एरर जितने कम होंगे उतनी आपकी प्रोडक्शन स्मूथ चल रही होगी। तो दिस इज वन ऑफ द परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। परफॉर्मेंस मेजर्स जब हम बनाते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है? वन ऑफ द क्राइटेरिया इज इट शुड बी सिंपल। परफॉर्मेंस मेजर इजीली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, जिन्होंने इसको यूज करना है वो उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। जैसे हम कहते हैं कि प्रोडक्शन, हम कहते हैं इम्परफेक्शन इंडेक्स, हम कहते हैं स्ट्रेंथ, इजीली अंडरस्टैंड करने वाली चीजें हैं जो कि यूजर्स एम्प्लॉइज उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। फ्यू इन नंबर परफॉर्मेंस मेजर्स आपके करने चाहिए सो दैट आप उनके ऊपर काम कर सको। जब बहुत ज़्यादा होंगे आप सबको वैल्यूएट ही नहीं कर पाओगे, एक दूसरे में ये मिक्स हो रहे होंगे, तो उसको इम्प्रूव प्रोसेस को नहीं किया जा सकेगा। तो तरीकाकार ये होता है परफॉर्मेंस मेजर्स सारे लिस्ट कर लें, लेकिन उसमें से इम्पोर्टेंट अलहदा कर लें, अनइम्पोर्टेंट अलहदा कर लें। जो इम्पोर्टेंट है उनके ऊपर आप वर्क करें। डेवलप्ड बाय यूजर्स, यूजर्स उसको डेवलप करें सो दैट एक्सेप्टेंस शुड इंक्रीज। तो जस्ट अ मिनट होल्ड कीजिएगा, वेलकम बैक। जी बेटा, हम क्राइटेरिया पढ़ रहे थे परफॉर्मेंस मेजर किस तरह से बनाए जाते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या था। वी आर ऑन डेवलप्ड बाय यूजर्स के परफॉर्मेंस मेजर्स यूजर्स डेवलप करें ताकि उनमें एक्सेप्टेंस भी हो। रेलेवेंस टू कस्टमर, परफॉर्मेंस मेजर इस तरह से बनाए जाएं कि कस्टमर के साथ रेलिवेंट हो, जो कस्टमर की क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे मैच कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारी इम्परफेक्शन इंडेक्स 12 के काउंट का इतना होना चाहिए, तो ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी है, हमारा अपना परफॉर्मेंस मेजर। स्ट्रेंथ इस वाले काउंट की इतनी होनी चाहिए, ये कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट है, हमारा अपना परफॉर्मेंस मेजर भी है। तो इस तरह से इसको कस्टमर के साथ रिलेट करके बनाया जाए। वो कस्टमर आपके इंटरनल हो या एक्सटर्नल। इंटरनली अगर आप देख लें तो आपको पता है यान की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है स्लाइवर की क्वालिटी के ऊपर। कार्ड को हार्ट ऑफ स्पिनिंग कहा जाता है, तो उसकी वहाँ पे स्लाइवर की यू परसेंटेज जितनी कम है उतनी ही आपके यान के अंदर इम्परफेक्शंस कम होंगे। तो इंटरनली भी इसको देखा जाता है कि जो चीज़ आप आउटपुट दे रहे हो वो आपके कस्टमर से रेलिवेंट कितना है। देन इम्प्रूवमेंट रादर देन करेक्शन, आपके परफॉर्मेंस में ये इस तरह से होने चाहिए कि वो प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, इस तरह से नहीं हो कि वो आपको करेक्शंस दे रहे हैं। मतलब ये इम्परफेक्शन इतने आगे, अब इसको यान्स बन गए हैं, अब इसको करेक्ट किया जाए, ऐसे नहीं। बल्कि परफॉर्मेंस में ये इस तरह से सेट किए जाते हैं जैसे स्लाइवर की यू परसेंटेज कम है तो आपके यान की इम्परफेक्शंस कम है, तो इम्प्रूव हो रहा है, प्रोसेस करेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन जब आप यान बना के उसको चेक करके फिर कहते हो इसको करें, तो वो करेक्शन, उसमें कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी आपको बियर करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट कम से कम होनी चाहिए, रिजल्ट्स उसके विजिबल होने चाहिए,
वहाँ पे डिस्प्ले करें जहाँ पे सब उसको देख सकें। टाइमली वो डिसीजंस, वो वाले मेजर्स का आउटपुट टाइमली सामने आए ताकि आप कुछ स्टेप्स ले सकें। कुछ फाइनेंशियल डेटा ऐसा होता है जो कि आता ही तब है जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, तो उस वक्त उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। अलाइंड एक्टिविटीज विद गोल्स, जो आपकी एक्टिविटीज हम गोल्स के साथ अलाइंड हों, इस तरह के परफॉर्मेंस मेजर्स हों। और रिजल्ट्स नीड टू बी बैलेंस्ड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो जो भी आपके परफॉर्मेंस मेजर के रिजल्ट्स होंगे तो सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के अपनी अपनी ओपिनियन देंगे, उन ओपिनियंस की बेस के ऊपर उनको बैलेंस किया जाएगा। स्ट्रेटेजी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले परफॉर्मेंस मेजर्स के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। ओवरऑल डिफाइन किया जाता है कि हमने क्या परफॉर्मेंस लेनी है। क्वालिटी काउंसिल ये ओवरऑल क्राइटेरिया डिफाइन करती है कि इस तरह की हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। हर डिपार्टमेंट के लिए वो पॉलिसी डिफाइन करती है, फिर उन पॉलिसीज के वर्सेस हर डिपार्टमेंट या हर सेक्शन या हर छोटा वर्किंग ग्रुप अपने परफॉर्मेंस मेजर्स बनाता है जो कि उस पॉलिसी या स्ट्रेटजी के साथ मैच कर रहे होते हैं। द क्वालिटी काउंसिल हैज द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस मेजर्स। They should take input from all stakeholders to develop the system. सारे स्टेक होल्डर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सबसे अपना इनपुट लेगा। एंड दे शुड आल्सो कीप इन माइंड वैल्यूज, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो उनके जहन में कंपनी की ये वाली चीज़ें भी हैं और स्टेक होल्डर्स का इनपुट भी है कि उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी क्या है। उनकी बेस के ऊपर क्वालिटी काउंसिल एक स्ट्रेटजी डेवलप करती है। स्ट्रेटजीज किस तरह की हो सकती हैं? दो स्ट्रेटजीज कैन रिलेट टू क्वालिटी। क्वालिटी स्ट्रेटजी क्या होगी परफॉर्मेंस मेजर्स के लिए कि रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। एक ओवरऑल सिनेरियो डिफाइन कर दिया है कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को हमने रिड्यूस करना है, ये एक स्ट्रेटजी होगी। अब रिड्यूस कैसे करना है उसके लिए हर वर्किंग ग्रुप, हर यूनिट, हर सेक्शन अपने अपने परफॉर्मेंस मेजर सेट करेगा। हम कहेंगे कि कार्ड में यू परसेंटेज जितनी थी अब हमने इतनी कम करनी है, वो अपने परफॉर्मेंस मेजर क्वांटिफाइबल डिफाइन करेंगे। लेकिन क्वालिटी काउंसिल एक ओवरऑल डिफाइन कर देगी कि हमने कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को रिड्यूस करना है। इसी तरह से क्वालिटी से रिलेटेड रिडक्शन इन नॉन कन्फॉर्मिटीज। नॉन कन्फॉर्मिटीज मीन्स के कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस मैच नहीं करती, तो वो जितनी नॉन कन्फॉर्मिटीज हैं वो कम करनी है। पहले जितनी आई उससे हमने कम करनी है। वो कम कैसे करनी है वो हर डिपार्टमेंट अपने अपने परफॉर्मेंस में ये सेट करे। इंक्रीज इन सर्टिफाइड सप्लायर्स, नो ओवरऑल डिफाइन कर दिया सर्टिफाइड सप्लायर्स हमने बढ़ाने। अब कैसे बढ़ाने? हर सप्लायर के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट किए जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि इस लेवल तक आपने आना है, तो उनको मेजर करके साल के बाद वो देखा जाएगा सर्टिफाइड सप्लायर कितने बढ़ गए। रिडक्शन ऑफ साइकिल टाइम इन करेक्टिव एक्शंस, जब कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, मशीन ब्रेक डाउन हुआ है, उसको करेक्ट करना है, प्रोडक्ट सही नहीं बन रही, मटेरियल ठीक से नहीं आ रहा, उनको करेक्ट करना है, या कस्टमर की कंप्लेंट आई तो उसको करेक्ट करना है, उसके साइकिल टाइम को हमने रिड्यूस करना है। ये एक ओवरऑल सिनेरियो डिफाइन कर दी क्वालिटी काउंसिल, क्वालिटी से रिलेटेड स्ट्रेटजी। इसी तरह से कॉस्ट से रिलेटेड स्ट्रेटजी में फ्लोर स्पेस यूटिलाइजेशन, क्वालिटी काउंसिल कहती है ओवरऑल फ्लोर स्पेस यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करना है। अब कैसे ऑप्टिमाइज करना है? लोगों को कैसे अलाइन करना है, मशीन्स को कैसे अलाइन करना है, लेकिन हमने इसको ऑप्टिमाइज करना है, कम स्पेस के अंदर हमने ज़्यादा काम करना है, तो उससे ओवरऑल कॉस्ट कम आएगी। इसी तरह से रेवेन्यू पर एम्प्लॉय हमने बढ़ाना है कि एक एम्प्लॉय के वर्सेस रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए, इससे कॉस्ट हमारी एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट कम आएगी। कैसे करना है? इसके लिए हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी परफॉर्मेंस मेजर्स बनाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर स्ट्रेटजी बनाती है क्वालिटी काउंसिल, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? वन ऑफ देम साइकिल टाइम, सेटअप टाइम, लॉट और बैच साइज, कॉमन मटेरियल्स यूज पर प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें हैं, साइकिल टाइम, सेटअप टाइम, और ये दोनों चीज़ें जितनी कम होगी उतना आपका सिस्टम ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, आपको दूसरे प्रोसेसेस के लिए टाइम जो है वो सफिशिएंट मिलेगा। बैच साइज आपका जितना छोटा है उतने आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल। इसी तरह से आपके जो कॉमन मटेरियल है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं उनमें मटेरियल्स कॉमन यूज होते हैं, तो जितने कॉमन मटेरियल आपके ज़्यादा हैं उतना आपका सिस्टम ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे इंक्रीज किया जाता है? इन चीज़ों को यूज करते हैं। रिलायबिलिटी के लिए स्ट्रेटजीज अगर बनानी है तो वो उनमें कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं? प्रोसेस कैपेबिलिटी, जितना आपका प्रोसेस ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा चीज़ें बना सकता है, उतने आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा रिलायबल है। मशीन डाउन टाइम जितना कम है, यू आर रिलायबल। ऑन टाइम डिलीवरी जितनी आप देते हैं, यू आर दैट रिलायबल। इनोवेशन में प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन टाइम जितना कम है,
आपकी इनोवेशन ज़्यादा है। पेटेंट जितने ज़्यादा आपने लिए हैं उतनी आपकी इनोवेशन बेहतर। न्यू प्रोडक्ट सेल रेवेन्यू वर्सेस टोटल सेल्स रेवेन्यू, तो जितनी नई प्रोडक्ट से रेवेन्यू आता है वो अगर ज़्यादा है तो आप इनोवेशन में बेहतर हो। तो इनको आगे फिर कैसे करना है, तो इट डिपेंड्स कि आप इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के अंदर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। जब इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स में आप रियल परफॉर्मेंस मेजर्स बनाते हो जो कि इन स्ट्रेटेजीज के साथ अलाइन करते हैं, तो अल्टीमेटली आप अपने गोल्स को अचीव कर लो। These measures are tracked monthly to show trends, identify problems and allocate resources। वो वाले मेजर जो भी हमने पढ़े हैं उनको फिर periodically या सपोज मंथली या वीकली या क्वार्टरली हम उसको मेजर करते हैं, ट्रैक करते हैं। तो उसमें देखते हैं ट्रेंड्स क्या जा रहे हैं, क्या जो जिस चीज़ को हम अचीव करने जा रहे हैं उसके लिए हमारी प्रोग्रेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करने के लिए रिसोर्सेज दिए जाते हैं। Once a strategic measurement system is in place, the functional areas or work groups may create their own measurement system in line with the strategic system। तो जो इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप्स हैं या वर्क ग्रुप्स हैं वो उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपने अपने परफॉर्मेंस में ये सेट करते हैं जो कि स्ट्रेटेजिक सिस्टम के साथ अलाइंड होते हैं। क्वालिटी काउंसिल मस्ट मीट periodically to monitor current activities and plan future activities। करंट परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए क्वालिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो आपस में मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं, एनालाइज करते हैं डेटा को, एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को देखते हैं, ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं और फिर फ्यूचर के लिए भी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। परफॉर्मेंस मेजर प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस मेजर्स को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, शो कैसे किया जाता है, बताना कैसे है कि हमारी परफॉर्मेंस किस तरह की जा रही है, काम बंदे को वो नज़र कैसे आए। जैसे कहा कि इसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, किसी ऐसी जगह पे लगे होने चाहिए जहाँ पे सबको नज़र आए, कोई कैंटीन है वहाँ पे हो, कहीं पे वर्किंग असेंबली एरियाज हैं वहाँ पे हो, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन होने किस तरह के चाहिए, इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, इसकी कुछ हैं चीज़ें जैसे टाइम सीरीज ग्राफ है, वक्त के साथ साथ कैसे परफॉर्मेंस जा रही है, वो कंट्रोल चार्ट्स हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स, Taguchi's loss function, cost of poor quality, and performance measurement based on criteria of national or international quality award। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ एग्जांपल्स दी गई क्वालिटी अवार्ड्स क्या होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लक्स स्टाइल अवार्ड है, उसमें दिया जाता है बहुत सारों को अवार्ड किया जाता है, एक्टर्स को या सोशल कह लें कि एंटरटेनमेंट मीडिया से रिलेटेड लोगों को अवार्ड किया जाता है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किए होते हैं, वो उनके परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं, उन परफॉर्मेंस मेजर्स के ऊपर रेटिंग की जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ प्रेजेंटिंग परफॉर्मेंस मेजर। यही वाला परफॉर्मेंस मेजर इसने सबसे बेहतर अचीव किया इस कैटेगरी में, तो उसको अवार्ड किया जाता है। बाकी हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह की चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल टाइम सीरीज ग्राफ, इसको अगर हम गौर से देखें इस वाले ग्राफ को, एक्स एक्सिस पे हम नंबर ऑफ ईयर्स ले रहे हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास गोल्ड की प्राइस है पर आउंस। हम देखते हैं कि साल के जैसे नेक्स्ट ईयर्स में जाते जाते हैं वैसे ही गोल्ड की प्राइस बढ़ती जाती है। बड़ा सिंपल टाइम सीरीज ग्राफ है कि वक्त के साथ गोल्ड की प्राइस की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, तो बेहतर जा रही है, ट्रेंड पॉजिटिव में ही जा रहा है। इसी तरह से टाइम सीरीज ग्राफ आप प्रोडक्शन में ले लें, एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्ट हुई है, मैं एग्जांपल लेता हूँ तो इंटरलूप की 90s में स्टार्ट हुई है, कितनी मशीन्स थी, फिर बढ़ते बढ़ते हर साल कितनी मशीन्स होती गई, अब कितनी, तो हर साल का अगर देखा जाए तो वो पॉजिटिव ट्रेंड है। इसी तरह से बहुत सारी और चीज़ें नेगेटिव ट्रेंड्स भी है तो उसको भी टाइम सीरीज ग्राफ से एनालाइज किया जा सकता है। अब किसी भी स्पिनिंग यूनिट है उसकी प्रोडक्शन को मेजर करना शुरू कर, कि हाँ जी इस साल में इतने बोरे दिए थे, अगले साल में इतने इतने, ऐसे करके एक ग्राफ बना दो, उससे एक आपको परफॉर्मेंस सामने नजर आ जाएगी किस साल में परफॉर्मेंस कितनी रही। वी हैव कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट्स क्यों बनाए जाते हैं, हम देखना चाहते होते हैं कि हमारे पास जो सैंपल्स हैं, हम जो कंसाइनमेंट्स बना रहे हैं उसमें से कुछ सैंपल लेके हमने मेजरमेंट की, हम देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। सपोज एक कस्टमर के लिए एक लॉट हमने बनाई, उस लॉट की टेस्टिंग की, तो वो एक सैंपल है उसका, हम कहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस ये जा रही है 95 और 100 के बीच में। फिर एक और कंसाइनमेंट है, एक और लॉट है, उसको टेस्ट किया,
इसकी परफॉर्मेंस इतनी है, एंड सो फॉर्थ। ये बहुत सारे हमारे पास डेटा पॉइंट्स आते हैं। इसको हमने ग्राफ के ऊपर बना दिया कि इम्परफेक्शन इंडेक्स इतने इतने आए। सपोज ये इम्परफेक्शन इंडेक्स है, तो हमारे पास कुछ इसमें कंट्रोल करने के लिए कुछ लिमिट्स होती हैं। दरमियान में हमारे पास कंट्रोल लाइन है, येलो वाली अपर वार्निंग लिमिट और लोअर वार्निंग लिमिट। हम कहते हैं कि इससे ज़्यादा इम्परफेक्शंस और इससे कम इम्परफेक्शंस नहीं होने चाहिए, फॉर एग्जांपल। और इसी तरह से अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। ये रेड लाइंस मींस जब इन बाउंड्रीज से हमारा डेटा पॉइंट ऊपर या नीचे चला गया तो उस वक्त हम प्रोसेस को रोक देंगे। ये हमारी कंट्रोल लिमिट्स हैं। उसके बाद हम उसमें करेक्टिव एक्शंस करेंगे, फिर हम उसको चलाएंगे। वार्निंग लिमिट से हमें पता चलता है जैसे ही ये आ गई उस वक्त हम अपने प्रोसेस को चेक करना शुरू करते हैं। तो इस तरह के कंट्रोल चार्ट्स बनाए जाते हैं जिससे परफॉर्मेंस मेजर्स का हमें विजिबली हमें ऑब्वियसली सामने वो चीज़ें नज़र आती हैं। इसी तरह से प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स, इसको डिटेल से जब हम 6 सिग्मा पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे। अभी आपको समझने के लिए ये सिंपल है, यूएसएल माइनस एलएसएल, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं। स्पेसिफिकेशन लिमिट्स जैसे कि अब दो रोलर्स के बीच में सेटिंग करते हो, कितने इंचेस या कितने सेंटीमीटर्स होने चाहिए, तो उसकी एक अपर लिमिट होगी, वो उसकी अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है। मिनिमम उसमें इतना डिस्टेंस होना चाहिए, वो उसकी लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल्स। तो उससे हम इसका कैपेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। अब कैपेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो तो ये दोनों लिमिट्स के बीच में होगा ग्राफ। प्रोसेस जो चल रहा होगा उन दोनों लिमिट्स के बीच में चल रहा होगा। अगर इक्वल है तो बिल्कुल बाउंड्री पे चल रहा होगा, और अगर 1 से ज़्यादा है कम है तो प्रोसेस हमारा स्पेसिफिकेशन से बाहर निकल रहा होगा, और ये वाला वो पॉइंट है जिसके ऊपर हमारा प्रोसेस कैपेबल नहीं रहता। तो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस। ऐसे इसको प्रेजेंट किया जाता है। इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। तागुची इज लॉस फंक्शन। ये लॉस फंक्शन क्या चीज़ है? जैसे पिछले में हमने देखा कि हमारा प्रोसेस जितना सेंटर में रहता है, जितनी उसकी वेरिएशंस कम आती हैं, उतना ही वो प्रोसेस ज़्यादा अच्छा होता है। आपने सिर्फ इसको यही समझना है इस वाले से, जैसे जैसे ये प्रोसेस हमारा सेंटर में रह रहा है, इसकी स्पेसिफिकेशंस विद इन द लिमिट्स रह रही, उतना हमारा लॉस कम हो रहा है। The loss due to performance variation is proportional to the square of the deviation of the performance characteristic from its normal value. Means जितना हमारी वेरिएशन का स्प्रेड ज्यादा है उतना लॉस ज्यादा। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। देखिए, क्वालिटी के लिए हमें मेनली दो तरह की हम कॉस्ट कंसिडर कर रहे होते हैं। ये ब्लू लाइन अगर हम देखें तो दिस इज कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी क्या चीज़ है? आप अच्छा मटेरियल बाय करते हो, अच्छी आपके पास टेक्नोलॉजी है, लेबर को आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हो, मैनेजमेंट आपकी ट्रेंड होती है, तो आप क्वालिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो वाली कॉस्ट। और फिर एक कॉस्ट होती है, ये येलो आप देखें, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइंग डिफेक्ट्स, के अगर आपकी प्रोडक्ट ठीक नहीं बनी तो उसके डिफेक्ट्स को आप रेक्टिफाई करते हैं। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हम ज़्यादा करते हैं तो डिफेक्ट्स कम आते हैं, तो डिफेक्ट्स की कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कम रखते हैं तो हमारे डिफेक्ट्स को करेक्ट करने की कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट है जहाँ पे टोटल कॉस्ट दोनों का सम हमारा मिनिमम होता है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सेप्टेबल लिमिट्स में कस्टमर को डिलीवर हो रही होती है। लेक्चर यहाँ तक था। क्वेश्चन आप बाद में कीजिएगा अगर कोई हुए। पहले असाइनमेंट नोट कर लें 2 वीक के टाइम के लिए। कीपिंग इन व्यू द स्पिनिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे आपने इंटर्नशिप करनी है या कर ली है या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। समराइज द परफॉर्मेंस मेजर्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड, आल्सो एक्सप्लेन द फॉलोइंग फॉर ईच परफॉर्मेंस मेजर। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अपने एटलीस्ट 10 परफॉर्मेंस मेजर्स अपने असाइनमेंट में लिखने हैं
और ये बताना है रीजन ऑफ सिलेक्शन और एप्लीकेशन, वो परफॉर्मेंस मेजर क्यों आपने सिलेक्ट किया है, और बेनिफिट्स आफ्टर एप्लीकेशन, उस परफॉर्मेंस मेजर को अप्लाई करने के बाद आपको इंडस्ट्री में क्या बेनिफिट हुआ। अब परफॉर्मेंस मेजर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट द सेम, लेकिन उनकी रीजन और बेनिफिट सबके डिफरेंट होंगे। सो प्लेजरिज्म पहले में हो सकता है कौन कौन से परफॉर्मेंस मेजर, क्योंकि एक जैसी चीजें होंगी, लेकिन दूसरों में नहीं होना चाहिए, वो मैं देखूंगा। एनी क्वेश्चंस? सर ये रेवेन्यू पर एम्प्लॉय जो है सर, इसका कोई लिमिट होता है या सर ये मतलब जितना ज़्यादा रख सकते हैं? बेटा रेवेन्यू पर एम्प्लॉय ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप एक बेस लाइन सेट करते हो। पहले आपको पता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इतना का रेवेन्यू पर एम्प्लॉय होगा। अब उस बेस लाइन से आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश करते हो। तो वो हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट ही होता है, क्योंकि डिफरेंट तरह की प्रोडक्शन होती हैं। कहीं पे आपके एम्प्लॉइज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कहीं पे बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं। तो ये डिपेंड करता है हर ऑर्गेनाइजेशन में या टाइप ऑफ उसकी प्रोडक्शन में। तो अपनी ही हर ऑर्गेनाइजेशन की एक बेसलाइन होगी, उससे फिर कंपैरेटिवली वर्किंग करते करते उसको बेहतर किया जाता ठीक है। सर Any other ये question? असाइनमेंट दोबारा बता अल्फाज में। बेटा समझ नहीं आई, दोबारा बोले। हेलो जी सर। बेटा आपकी आवाज कट रही है, रिपीट करें अपना क्वेश्चन। सर जी ये असाइनमेंट दोबारा बता दे, हमें किस तरह बनाना है ये इंडस्ट्री की। असाइनमेंट आप अपने स्पिनिंग इंडस्ट्री, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट स्पिनिंग है, तो स्पिनिंग में परफॉर्मेंस मेजर कौन कौन से हो सकते हैं या होते हैं, वो 10 आपने लिस्ट करने हैं, और जो 10 आप लिखेंगे वो आपने क्यों चूज किए और उनको चूज करने के बेनिफिट क्या हैं। ठीक है सर जी, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन बेटा? सर ये सेकंड सर असाइनमेंट है। आप इट इज योर थर्ड असाइनमेंट। अपने टीम्स को देखें, वहां पे असाइनमेंट्स देखें अपनी। खान साहब आपको पता चलेगा ये तीसरी होनी है, ये मैं अभी अपलोड करनी है। पहले दो आपकी 7 तक ड्यू हैं, टुडे इज 5। सर ऑफिस में आना है सर, वो फैब्रिक चेक करवाना था सर मैंने, प्रोजेक्ट वाला उसका। बेटा सुबह। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, कल मेरे पास आ जाए पूछ के, बल्कि आप उधर ही होंगे, तो जैसे यू सी मी यू कैन कम माय ऑफिस। ओके सर, थैंक यू। स्टे देयर, मैं अटेंडेंस ले लूँ आपकी। ठीक बेटा, कोई और क्वेश्चन है तो कर लें, नहीं तो हम लेक्चर यहाँ पे क्लोज करते हैं। ओके बेटा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।